हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप नंबर 7 का पहला प्रॉब्लम देख लिया था। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर था 42 नंबर मैंने लिया था और आपको 43 नंबर होमवर्क में था। सो आई होप आप लोगों ने 43 को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो 43 आप लोगों ने जो कंप्लीट किया होगा, उसके बाद आज के लेक्चर में हमको प्रॉब्लम नंबर 44 देखना है। बेसिकली इसके आगे जो भी प्रॉब्लम है उनमें एक भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो टोटली नए हैं। ठीक है, तो अभी जो बैलेंस प्रॉब्लम रहेंगे आपको होमवर्क मिलेंगे। तो फिलहाल हम आज के लेक्चर में 44 नंबर देखेंगे। फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स ऑफ बॉम्बे ब्रिक वर्क यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट। अंडरलाइन करेंगे, मंथली कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स मेड इन जनवरी 2019 शोइंग द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। एज हमने जैसे डिस्कस किया था जब हमने टाइप नंबर 7 का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो लिया था, ठीक है, उसी में मैंने एक बात क्लियर की थी कि हम लोग ब्रिक्स कंपनी के जो प्रॉब्लम रहते हैं, यानी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो प्रॉब्लम रहते हैं, वहाँ पर हम पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम नहीं बनाते। कौन सा कॉलम नहीं बनाते, बोलो जल्दी। पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम हम नहीं बनाते। तो क्या बनाते हैं, पर 1000 ब्रिक्स। ठीक है, पर 1000 ब्रिक्स का कॉलम क्यों बनाते हैं, इसका रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया था। रीजन ये डिस्कस किया था कि कमर्शियल पर्पज से अगर हम देखें, ठीक है, मैंने उसके साथ आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप गोल्ड यानी सोने का रेट पूछते हैं तो वो तोले के हिसाब से रेट उसका बताया जाता है, राइट। यानी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोल नहीं सकते कि सोने का क्या रेट है। तो जब भी हम ऐसा रेट पूछते हैं, जो भी है फिलहाल 50,000 और 52,000, ठीक है, तो ये जो रेट है ये 10 ग्राम सोने का रेट आपको मार्केट में पता चलता है। आप अगर जनरली किसी से बात करो और बोलो कि क्या भाई सोने का क्या रेट चल रहा है, तो वो अगर बोलता है कि हाँ सोने का रेट 52,000 चल रहा है, तो 52,000 रेट चल रहा है, तो आप उसको ये नहीं पूछोगे कि 52,000 में कितना सोना आएगा, बिकॉज यू नो कि ये जो सोने के रेट हैं, ठीक है, ये जो हम बातें करते हैं सोने के रेट की 50,000 52,000, ये जो रेट रहता है ये 10 ग्राम का रेट रहता है। किसका, बोलो, 10 ग्राम सोने का रेट बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप लोग ब्रिक्स मार्केट में वो जो मटेरियल परचेस करने जाते हैं, ब्रिक्स जब परचेस करने जाते हैं, एट दैट टाइम आप जब रेट उनसे पूछते हैं तो वो रेट डायरेक्टली 1000 ब्रिक्स का बताया जाता है। ओके, तो कमर्शियल पर्पज से पर 1000 ब्रिक्स का हमको कॉलम बनाना है। आगे पढ़ेंगे, मार्किंग स्टार्ट करेंगे। बोला है शोइंग द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। मटेरियल दिया है, मार्किंग की जरूरत नहीं। यहाँ पे मटेरियल के कुल मिलाकर 3 प्रकार दिए, जैसे कोल, रॉयल्टी, स्टोर्स। उसके बाद आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट। हाँ, तीनों चीजें हैं, कोल, रॉयल्टी एंड स्टोर। नेक्स्ट आपको दिया है लेबर। ठीक है, लेबर में क्या दिया है, डायरेक्ट, और दिया है ब्रिक मेकिंग। मार्किंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर दिए है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है ऑन कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, ऑन कॉस्ट होता है। तो वर्क्स दिया है यानी वर्क ऑन कॉस्ट 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और ऑफिस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है। मार्किंग कर दो, वर्क के ऊपर F, ऑफिस के ऊपर O। प्रोडक्शन दिया है पर मंथ, क्योंकि कॉस्ट शीट का पीरियड 1 महीने का है, जैसे कि हमने ऊपर के लाइन में पढ़ लिया था, बिल्कुल उसी की तरह। फिर सेल्स दिया है आपको एट द रेट ₹27.50 यानी 27.50 दिया है। ठीक है, और कितनी ब्रिक्स आपने बेची, 70 लाख। स्टॉक दिया है 1 जनवरी का, और यहाँ पे स्टॉक दिया है 31 दिसंबर का। यहाँ कुछ तो भी करेक्शन है, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट शीट है उन्होंने बोला था वो 1 महीने का है। ठीक है, तो यहाँ बेटा एक करेक्शन कर लो कि स्टॉक 31 दिसंबर नहीं चाहिए, वो 31 जनवरी चाहिए। प्लीज मेक दैट करेक्शन, एक छोटा सा करेक्शन वहां पर है। स्टॉक 31 दिसंबर 2019 लिखा है,
लेकिन वो दिसंबर नहीं 31 जनवरी चाहिए, क्योंकि ऊपर के लाइन में भी उन्होंने क्लियर कट बोला था कि कॉस्टशीट का पीरियड एक महीने का है, और नीचे भी जहाँ पे आपको प्रोडक्शन दिया है वहां पर भी बोला है प्रोडक्शन फॉर मंथ, राइट। तो वहां वो करेक्शन कर लेंगे आप। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है आपको 6 लाख ब्रिक्स का। आगे बोला है यू हैव टू अज्यूम दैट स्टॉक वॉज वैल्यूड, अंडरलाइन, you have to assume that stock was valued at a same rate per 1000 bricks as the production for January, as the production for, underline करो, production for January। अगर आपको याद होगा और 42 नंबर का लेक्चर, 42 नंबर जब मैंने प्रॉब्लम पढ़ाया था वो लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा, उस समय मैंने एक बार डिस्कस की थी कि वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको रेट दिए थे पर 1000 ब्रिक्स 30 रुपए। देख सकते हैं आप प्रीवियस प्रॉब्लम, पर 1000 ब्रिक्स 30 रुपए दिए थे। और मैंने उस लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि अगर वो 30 रुपए ये जो रेट है वो नहीं दिया रहता, इन दैट केस हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का जो वैल्यूएशन है उसको हम OCPC यानी ऑफिस कॉस्ट ऑब्लिक प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पर लेते थे। ओके, स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को। यस, तो देखो टेबल बना लो आप लोग। टेबल हार्डली 2 पेज या 2 पेज से कम ही लगेगा, ठीक है। कॉलम बता देती हूँ। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड पर्टिकुलर, थर्ड अमाउंट, फोर्थ टोटल अमाउंट एंड फिफ्थ पर 1000 ब्रिक्स। ध्यान रखो ये पर यूनिट नहीं है, क्या नहीं है, पर यूनिट नहीं है, पर 1000 ब्रिक्स है। ओके, तो प्रोडक्शन हमको दिया है। आप बोलेंगे मैडम वेस्टेज का परसेंटेज नहीं दिया, प्रॉब्लम नंबर 42 में तो दिया था। यस, वो ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉब्लम है तो वो हर प्रॉब्लम में आएगा ही, ऐसा नहीं है। अगर आता है, हमने जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको भेजे हैं जो लिख कर दिए और जो हमने डिस्कस भी किए, राइट, वहां पर हमने डिस्कस किया था इफ वेस्टेज इज गिवन, इफ ये वर्ड है, अगर वेस्टेज दिया होगा तो उसको ग्रॉस प्रोडक्शन में से माइनस करते। किस में से? ग्रॉस प्रोडक्शन में से। दिया नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हैं, दिया ही नहीं है तो माइनस करने का सवाल नहीं आता। तो प्रोडक्शन हम लिखेंगे डायरेक्टली। कितना ब्रिक्स है बोलो? वो है 74 लाख। तो लिखेंगे ब्रिक्स प्रोडक्शन में 74 लाख, और जो आपका पीरियड है वो 1 महीने का है। जो कॉस्टशीट का पीरियड है वो क्या है? 1 महीने का है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे नंबर 1 मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड। चेक करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा कोई आइटम प्रॉब्लम में दिया है क्या? बोलो नहीं है। नहीं है तो जो दिया है अब बस वो लिखेंगे हम। फर्स्ट क्या है बोलो? कोल है। ए मटेरियल कोल, ठीक है। कितना है अमाउंट? 31,500 पहले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है बी रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना है देखो, रॉयल्टी का अमाउंट चेक करो। रॉयल्टी यहाँ पर अमाउंट है 5,550। देखो अगर आपको सिंगल रॉयल्टी दिया जाता है और वो किसी भी हेड के अंदर नहीं आया तो उस रॉयल्टी को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेड में डालते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट जो हमारा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 42 में रॉयल्टी आया था और आपको पता है कि वो रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेड में जाता है। लेकिन यहाँ यानी प्रॉब्लम नंबर 44 में रॉयल्टी आपको मटेरियल के हेड में दिया है ऑलरेडी। तो अगर वो मटेरियल के हेड में दिया है तो आप उसको वहीं पर लिखेंगे, क्योंकि रॉयल्टी कॉस्टशीट में 3 प्रकार से आ सकती है। एक सिंगल रॉयल्टी जो किसी भी हेड के अंदर नहीं आए हैं, इन दैट केस उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेड में डालते हैं। कहाँ पर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे हमने
प्रॉब्लम नंबर 42 में किया था। फिर यहाँ यानी आज प्रॉब्लम नंबर 44 में रॉयल्टी आपको दिया है, लेकिन वो मटेरियल के हेड में है। किसके हेड में? मटेरियल। यानी ये आपने रॉयल्टी दी है फॉर परचेसिंग ऑफ मटेरियल। ये रॉयल्टी क्यों दी है? फॉर परचेसिंग ऑफ मटेरियल। हो सकता है कि इनकेस आगे जाके, जैसे अभी तो हमारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, लेकिन एक रॉयल्टी का पॉइंट ऐसे भी आ सकता है कि वो रॉयल्टी ऑन सेल रहे, रॉयल्टी ऑन सेल। तो रॉयल्टी ऑन सेल अगर आता है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जाएगा। कहाँ पर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ रॉयल्टी दिया, वो किसी भी हेड के अंदर नहीं दिया, तो वो रॉयल्टी का आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लिखा जाता है, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 42 में किया था। फिर आज यानी 44 नंबर के प्रॉब्लम में रॉयल्टी आपको मटेरियल के हेड के अंदर दिया है। इसका मतलब ये रॉयल्टी फॉर परचेसिंग ऑफ मटेरियल है। यानी आपने मटेरियल जब परचेस किया तो मटेरियल परचेस जहाँ से किया है उनको आपने रॉयल्टी दी है, ठीक है। और आ सकता है रॉयल्टी ऑन सेल, रॉयल्टी ऑन सेल यानी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए भी आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो वो रॉयल्टी आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। लिखेंगे अभी रॉयल्टी 5550, फिर लिखेंगे पॉइंट सी स्टोर्स। स्टोर्स कितना है बोलो? 15,000। तीनों का टोटल लेके जाएंगे हम बाहर, और ये टोटल आपकी बाहर जाएगी 52,050, 52,050। अब आपको पर 1,000 एक्सपेंडिचर निकालना है, पर 1,000। अगर पर यूनिट निकालना रहता तो क्या करते हैं हम? ये कॉस्ट डिवाइडेड बाय करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स को लेके। अभी ऐसा करेंगे क्या बोलो? नहीं, क्योंकि फिलहाल हमको पर यूनिट नहीं तो पर 1,000 चाहिए। ओके, तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे हम यहाँ पर। 74 लाख ब्रिक्स बनाने के लिए आपको मटेरियल लगा है 52,050 का, तो 1,000 ब्रिक्स के लिए कितना? तो ये आपका अमाउंट यहाँ पर आएगा 7.03। हो गया क्लियर? अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, आप लोग खुद से उसको निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। नंबर 2 आप लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। इसका एक अल्टरनेटिव नाम आपको याद रखना है, प्रोडक्टिव वेजेस। कौन सा? प्रोडक्टिव वेजेस। और कल हमने जो प्रॉब्लम पढ़ा उसमें तो वो बहुत ही अलग नाम से आया था, प्रोडक्शन वेजेस के नाम से। तो ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको वो याद रखनी है। तो देखो आप लोगों की यहाँ पर आपको लेबर जो दिया है वो कितना दिया है, देखो लेबर यानी वेजेस कितना दिया है? डायरेक्ट दिया 15,000 और ब्रिक मेकिंग का दिया 50,000। दो अलग अलग प्रकार के दिए हैं, तो अंडरलाइन करो डायरेक्ट वेजेस को। पहले लिखो डायरेक्ट कितना है बोलो? वो है 15,000। पहले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और पॉइंट बी में लिखेंगे ब्रिक मेकिंग, यानी ईंटें बनाने के लिए या ईंटें बनाते समय जिन लेबर ने काम किया है उनको आपने 50,000 रुपये के वेजेस दे दिए, ठीक है। और ये इसकी टोटल लेके जाओ बाहर, आएगा 65,000। 65,000 और पर 1,000 ब्रिक्स निकालना है तो अमाउंट आएगा 8.78, ठीक है। अब देखो चेक करो आप कि आपके प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हेड दिया है क्या, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के वो 7 आइटम में से कोई एक आध आइटम दिया है क्या। 7 आइटम कौन से? आई होप आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। आखिरी प्रॉब्लम पे है हम कॉस्ट शीट के, तो आपको ये लर्न रहना चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुल मिलाकर जो 7 आइटम थे, क्या था उसमें बोलो? रॉयल्टी था, आर्किटेक्ट फी, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव्स, कॉस्ट ऑफ डाइज, स्पेशल कलर, ये सारे आइटम थे। उनमें से एक भी आइटम यहाँ नहीं है, तो मटेरियल और
लेबर दोनों का टोटल जो आएगा उसी को हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, और टोटल आपकी आ रही है 1,17,000 यानी 1,17,050, और पर 1000 ब्रिक्स में आएगा 15.81। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्या लिखेंगे बोलो? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, देखो क्या आइटम है, 25% बोला है, वर्क ओवरहेड बोला है ना आपको, 25% ऑन किसके ऊपर? प्राइम कॉस्ट के ऊपर। तो प्राइम कॉस्ट का अमाउंट है 1,17,050, इसका निकालेंगे हम 25%, तो वो आएगा 29,000 कितना 263, और पर 1000 ब्रिक्स में आएगा 3.95। आई होप आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये मैंने एक बार बता दिया कि पर 1000 ब्रिक्स का कैसे निकालना है, तो मैं हर बार वही सेम चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी। ओके, चलो तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लिख लिया, तो टोटल आएगा FC/WC। इसी को FC/WC इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम नहीं है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम दिए रहते तो क्या कर लेते तुम बोलो? वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम अगर दिए होते तो इस आइटम को हम नाम नहीं देते, ये बेनाम रहता। आइटम नहीं है इसीलिए इसको नाम दिया जा रहा है फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट, और आपका अमाउंट आएगा 1,46,313, 1,46,313, और इधर आएगा आपका 19.76 हो गया। अब यहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गया, तो ये मैं सामने कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो इधर लिख देती हूँ मैं FC/WC, लेकिन आप लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने ये 2 बार यहाँ लिख दिया। ओके, आप 2 बार लिखेंगे क्या? नहीं। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना परसेंट बोला? 10%। किसके? 10% बोला है वर्क कॉस्ट के। 10% वर्क कॉस्ट के आपको बोला है, अमाउंट है 14,631, 14 यानी 14,631, और ये आएगा 1.98, ये यहाँ कैलकुलेशन शो कर देते हैं हम, ज़रूरत नहीं है पर स्टिल समझ में आ गई बात? कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हम, वही सारी चीज़ें रेगुलर है, आपका बड़े अच्छे से इसके ऊपर कमांड आ गया होगा। टोटल लगाएंगे, उसको बोलेंगे OC/PC, अमाउंट आएगा 1,60,944, और इधर आएगा 21,074। अब हमेशा से आपको एक बात मैंने बताई है कि अगर हमारे प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इनके यूनिट्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है बोलो जल्दी? यूनिट्स अगर अवेलेबल है तो ऐसे केस में प्रोडक्शन यूनिट्स को हम लोग OCPC के बाजू में लाते हैं, राइट? तो देखो आप लोग, यूनिट्स अवेलेबल है क्या? किसके? फिनिश गुड्स के। चेक करो, है तो किसको बाजू में लाएंगे बोलो? किसको लाओगे? प्रोडक्शन यूनिट्स को। किसके बाजू में लाएंगे? जल्दी, किसके बाजू में लाएंगे? OCPC के बाजू में हम लोग लाने वाले हैं। तो यहाँ ऑफिस और प्रोडक्शन कॉस्ट के बाजू में यानी OCPC के बाजू में हम लोग प्रोडक्शन यूनिट्स को लाएंगे तो लिखेंगे ब्रिक्स या फिर यूनिट्स। आप ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, यूनिट्स भी लिख सकते हैं। कितना है बोलो? 74 लाख। 74 लाख ये प्रोडक्शन यूनिट्स है, प्लस करेंगे उसमें
प्लस करो नंबर 5, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स कितने हैं, देखो 2 लाख। अब देखेंगे आप कि क्या ये 2 लाख जो आपको ब्रिक्स दिए हैं ये कीमत है क्या, नहीं, ये यूनिट्स है, यानी वो ईंटें हैं। 2 लाख ओपनिंग स्टॉक में क्या थी, ईंटें थी, ठीक है। तो इनकी कीमत दी है क्या, नहीं, किसके बेस पर निकालेंगे, ओसीबीसी के बेस में। तो चलो रखेंगे हम इक्वेशन, क्या करेंगे बोलो, ऐसे करेंगे। 74 लाख ब्रिक्स बनाने के लिए, चलो इक्वेशन लिखते हैं, देखो 74 लाख ब्रिक्स बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट लगी 1,60,944, 1,60,944। तो 2 लाख ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी, 2 लाख ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। क्वाइट पॉसिबल कि ये आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ। देखो फिर से, 74 लाख ब्रिक्स बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट आपको लगी है 1,60,944। तो 2 लाख ब्रिक्स के लिए कितना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई 1,60,944 अपॉन 74 लाख, ठीक है, कर लो। कितना आ गया मैडम, आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी, 4,350। और पर 1000 ब्रिक्स में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, याद रखना ये बात। जैसे पर यूनिट में हम फिनिश गुड का कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक उसी प्रकार पर 1000 में भी नहीं करेंगे, ओके। तो चलो ये लगा लो, टोटल 74 लाख प्लस 2 लाख आ जाएगा 76 लाख, 76 लाख। ये 1,60,944 प्लस 4,350 अमाउंट 1,65,294, ठीक है, और इधर 21.74 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। देखेंगे यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स है उसके 6 लाख। फिनिश गुड का मतलब यहाँ पे ब्रिक्स है, क्योंकि ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑब्वियसली वहां पे फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो ब्रिक्स ही बनेंगे ना। ईटों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ईट ज्याला आपण मराठीत विटा म्हणतो, ईटों का मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रहा है तो वहां फिनिश प्रोडक्ट ऑब्वियसली ईटे ही रहेंगे। तो ये जो 6 लाख है ये क्या है, ईटे हैं, 6 लाख क्या है, ईटे हैं। अब इनकी कीमत निकालनी है, कीमत कैसे निकालना, कुछ दिया नहीं, राइट, तो हम ओसीपीसी के बेस पर निकालेंगे। तो लिखो 74 लाख ब्रिक्स बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट लगी 1,60,944। तो 6 लाख ब्रिक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, 6 लाख ब्रिक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, देखेंगे आप तो अमाउंट आपका आ रहा है 13,050 और पर यूनिट में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पर यूनिट में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब माइनस कर दो तो जाएगा, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसी को बोला जाएगा टीसी, यानी टोटल कॉस्ट। क्यों, वो इसलिए क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम यहाँ पे नहीं है, किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एस मार्किंग वाले आइटम इस प्रॉब्लम में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या, हाँ, चलो आगे। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 70 लाख यूनिट्स। अब ये 70 लाख क्या है बताओ, तो ये सोल्ड यूनिट है, यूनिट यानी सोल्ड ब्रिक्स, 70 लाख ईंटें बेची है आप लोगों ने, ठीक है। और COGS का अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आएगा 1,52,244।
1,52,244 और इधर आएगा 21.74 ठीक है। आगे अब आप बताओ हमें कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है या सेल्स दिया है, जल्दी बोलो क्या दिया है। मैडम प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया लेकिन सेल्स दिया है हमको। देखो आप सेल दिया है तो यहाँ प्रॉफिट के लिए एक लाइन जगह छोड़ दो। अब हो सकता है लॉस भी आए, इसलिए मैंने प्लस माइनस का साइन अभी नहीं दिया। जब डिफरेंस आएगा तब हम उसको जज करेंगे कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। तो एक लाइन जगह छोड़ दो, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 8 सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस। सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस देखो आप चेक करो। बोला है सेल्स पर मंथ एट द रेट 27.50। अब यहाँ क्लियर नहीं किया कि ये 27 रुपये 50 पैसे ये जो रेट दिया है ये कितनी ईंटों का है। पर मैंने आपको एक बात समझाई है कि जब ईंटों का रेट दिया जाता है तो वो हमेशा पर 1000 के हिसाब से ही दिया जाएगा। स्पेसिफाई नहीं किया है ना, वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे अगर मैं बोल दूँ सोने का रेट 52,000 है, इतना ही बोला मैंने। क्या बोला? सोने का रेट आज की डेट में 52,000 चल रहा है, ठीक है। आप क्या समझेंगे कि 10 ग्राम सोना 52,000 का आएगा, है ना, यही समझोगे। वैसे ही यहाँ दिया है कि सेल्स एट द रेट ₹27.50 यानी 27 रुपये 50 पैसे, लेकिन ये नहीं बताया कि 27 रुपये 50 पैसे कितनी ईंटों का रेट है। तो ऑब्वियसली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सोचोगे तो वो 1000 ईंटों का रेट रहेगा। किसका? जल्दी 1000 ईंटों का रेट रहेगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो चलो यहाँ लिखेंगे ईंटों का रेट 1000 के कॉलम में, पर 1000 ब्रिक्स के कॉलम में 27.5। आप बोलेंगे सेल्स का अमाउंट नहीं दिया है तो निकाल लो। क्या करेंगे? कितनी ईंटें बेची बोलो ना। प्रॉब्लम में तो दिया ही है आपको 70 लाख ईंटें बेची है और हमने कैलकुलेट भी किया है। देखो यहाँ कैलकुलेट किया है ना। 70 लाख ईंटें बेची और पर 1000 कितने में बेची? 27.50। यहाँ एक इक्वेशन रखना पड़ेगा, ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ हमको इक्वेशन रखना पड़ेगा। क्या आएगा हमारा इक्वेशन बोलो? ऐसा लिखेंगे हम कि 1000 ईंटें बेची है 27.50 में। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मेरे वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दो। 1000 ईंटें बेची है हमने 27 रुपये 50 पैसे यानी 27.50 में। तो ऐसे कितने ईंटें बेची? ऐसे 70 लाख ईंटें बेची। तो 70 लाख ईंटों का रेट कितना? तो बस कर लो, क्या करेंगे, लो अपना कैलकुलेटर। 70 लाख मल्टीप्लाई 27.50 अपॉन 1000 कितना आता बोलो? 1,92,500। 1,92,500 ये आ गया आपका सेल्स। ये 1,92,500 जो है ये कितने ईंटों का रेट है? ये 70 लाख ईंटें यानी 70 लाख ब्रिक्स बेचने के बाद आपको अमाउंट मिला, मतलब सेल्स मिला 1,92,500 का। अब आएगा डिफरेंस। जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट ही कहलाएगा। क्यों? कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करो टोटल कॉस्ट के साथ। किसके साथ बोलो? टोटल कॉस्ट के साथ उसको कंपेयर करो। अगर सेल्स के कंपैरिजन में आपकी टोटल कॉस्ट कम है, आई रिपीट, सेल्स की कंपैरिजन में आपकी टोटल कॉस्ट अगर कम है देन डिफरेंस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन सेल्स की कंपैरिजन में अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है देन डिफरेंस कॉल्ड लॉस। ओके, अब देखो सेल्स है 192,500 और कॉस्ट है 152,244। तो सेल्स की कंपैरिजन में टोटल कॉस्ट कम है, हाँ, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट।
और वो डिफरेंस से आया इसलिए उसको बॉक्स में रखोगे, ठीक है। कितना आता बोलो 40,256, 40,000 है 40,256 और पर 1000 में आएगा 5.76 और यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट। कौन सा प्रॉब्लम नंबर 44, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ भी नया था क्या? नहीं था। इसके आगे के प्रॉब्लम आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। देखो कौन से नंबर है, प्रॉब्लम नंबर 45 और प्रॉब्लम नंबर 46। तो 45 एंड 46 होमवर्क दे दिया, एक बार डिस्कस कर लेते कुछ नया है क्या। 44 कंप्लीट और ये लास्ट प्रॉब्लम था मेरे तरफ से कॉस्टशीट इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम कौन सा पढ़ाया मैंने? 44, लेकिन ये लास्ट प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि इसके आगे दो प्रॉब्लम और है 45 और 46 जो आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे पहले हम, मैं 45 डिस्कस कर रही हूँ। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली कॉस्ट शीट, अंडरलाइन मंथली। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शोइंग अ कॉस्ट पर 1000 यूनिट यानी पर 1000 ब्रिक्स, बस उतना ही दिया है। शो ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ समरी ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, नेट प्रॉफिट सेल फॉर द मंथ, यानी कॉस्ट शीट का पीरियड 1 महीने का है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट द सेम प्राइस पर 1000 एज इन द करंट मंथ, ठीक है। ओके, फिर क्या करेंगे? इसके आगे क्या दिया है? मटेरियल मार्किंग की जरूरत नहीं, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार दिया है, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड दिया है, ऑफिस वर्क एफ, ऑफिस ओ, प्रोडक्शन दिया है फॉर द मंथ, ठीक है, 10 लाख यूनिट्स का है। सेल्स दिया है 9 लाख यूनिट का है, लेकिन इसका रेट दिया है 1000 के हिसाब से, तो मैंने जैसे अभी पढ़ाया वैसे ही रहेगा। और स्टॉक एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग है और स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग है। देखेंगे यहाँ पर कि आप लोग अपना कितना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। होमवर्क करोगे ठीक से। उसके बाद 46, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मंथली, अंडरलाइन यानी 1 महीने का कॉस्ट शीट का पीरियड है। सैंड, लाइम, ब्रिक वर्क शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। मटेरियल यूज, कितने प्रकार का मटेरियल यूज हुआ है देखो। लाइम बोला है, लाइम दिया है आपको, ठीक है, लाइम यानी चूना, कोल यानी कोयला, सैंड दिया है और स्टोर दिया है, ये चारों मटेरियल का पार्ट है। उसके बाद लेबर दिया है, सैंड डिगिंग, डिगिंग करना है ना खोदना, किसी जमीन को खोदते हैं ना हम, आपने नहीं खोदा होगा कभी, ठीक है। सैंड डिगिंग एंड रनिंग और ब्रिक मेकिंग, ऐसे दो प्रकार के आपको यहाँ क्या दिया है? लेबर दिए है। उसके बाद फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 25% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस ले लेंगे आप। 25% किसका लेंगे बोलो? 25% आपको वो लेना है डायरेक्ट चार्जेस का। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये 25% किसका लेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे, 25% डायरेक्ट चार्जेस का बोला है, क्या दिमाग लगाएंगे आप बोलो? डायरेक्ट चार्जेस का यहाँ मतलब है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोल रहा है, उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला क्या? नहीं, 25% डायरेक्ट चार्जेस का लेना है। तो डायरेक्ट चार्जेस में क्या आते हैं? प्रोडक्ट के डायरेक्ट चार्जेस में क्या क्या आता है बोलो? मटेरियल आता है, वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, ये तीनों के टोटल को डायरेक्ट चार्जेस ऐसा बोला जाएगा। इन शॉर्ट 25% आप लोग प्राइम कॉस्ट का लेंगे। किसका लेंगे बोलो? प्राइम कॉस्ट का, लिख लो वहाँ पे। आगे 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है, किसका? ऑफिस ऑन कॉस्ट का। ऑफिस ऑन कॉस्ट 10% लेना है, किसके? फैक्ट्री कॉस्ट के, ओ मार्किंग करो। ब्रिक्स सोल्ड 35 लाख, कितने बेचे? 35 लाख ब्रिक्स आपने बेची। रुपीज 70 पर 1000, अंडरलाइन यानी 1000 ईंटें 70 रुपये की बेची है। 1000 के बाद वहाँ फुल स्टॉप चाहिए था। स्टॉक ऑफ ब्रिक्स एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड बोला है, ठीक है। एट द एंड का मतलब है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितने हैं? 6 लाख, 6 लाख ब्रिक्स है, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है। और आगे बोला है इन द बिगिनिंग द स्टॉक वॉज 1 लाख,
बिगिनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना 1 लाख का है। ठीक है, क्लियर हो गई है आपकी सारी बातें। आप बोलेंगे मैडम एक बात हमारी क्लियर नहीं हुई कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कितना आएगा ये बताया नहीं है ना। प्रोडक्शन कितना आएगा ये हमको बताया नहीं और ये हमको दिया भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो भूलो मत, ऐसा भी पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है कि सोल्ड यूनिट्स अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट गायब है। मैंने कैसे निकालते उसको बताया था, एक वर्किंग नोट पढ़ाई थी दोनों तरीके से। जहाँ पर हम रिवर्स जाते हैं तो हमारे साइन बदल जाते हैं, मैंने दोनों मेथड पढ़ाई है, शायद आपको उसका इमेज भी अभी तक मिल गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स गायब है तो आपको वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कर लेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 45 और प्रॉब्लम नंबर 46 मैंने डिस्कस करके दे दिया। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने जानबूझ के अभी तक डिस्कस नहीं किया 45 और 46 में। देखेंगे कि आप लोग कितना दिमाग लगाते हो, है ना। आपको होमवर्क देने का मतलब ये नहीं है ना कि जो पॉइंट पूरे हो गए हैं आप बस अमाउंट बदल के आ गए और आपने होमवर्क कर लिया, नहीं। आपको थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर देना है, थोड़ा सा उसको जो डिफिकल्ट पॉइंट है उसको खुद से समझने की कोशिश करनी है। जब मेरे सामने डाउट्स आएंगे उस समय ही मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे ऑनेस्टली होमवर्क कर रहे हैं। ओके, सो 45 एंड 46 होमवर्क आज के लेक्चर में हमने 44 को कंप्लीट किया और आज के लेक्चर के साथ कॉस्टशीट के सारे प्रॉब्लम मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लेक्चर लूँगी, 10-12 मिनट का लेक्चर रहेगा, लेकिन उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने कुल मिलाकर 7 टाइप पढ़े हैं कॉस्टशीट के उसको समराइज करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलो करो इतना होमवर्क करो, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और वो लास्ट लेक्चर रहेगा कॉस्टशीट चैप्टर का। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।